हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी मुताबिक स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, स्पेशली वीकली टेस्ट होगा हर संडे को। तो जो भी हमने वीक में पढ़ा उसको हम टेस्ट कर पाएंगे। एक बार आपका प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आपको हर वीक में मॉक टेस्ट दिया जाएगा जो होगा मेंस के लिए, मतलब आंसर राइटिंग करवाई जाएंगी। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है पूरे एग्जामिनेशन का। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे, चाहे वो स्टडी मटेरियल रिलेटेड हो, क्लास रिलेटेड हो, सिलेबस रिलेटेड हो, टेस्ट रिलेटेड हो, सभी डाउट कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो है अबाउट छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ स्टेट है उसमें स्टेट कैसे आपका कैसे छत्तीसगढ़ जो है स्टेटहुड अचीव हुआ, स्टेटहुड अचीव होने के बाद कौन सी समस्याएं रही, वो सभी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में आया है लेकिन इसमें ओवरऑल जो आइडियाज़ हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो या फिर आपकी माओइस्ट टेंडेंसीज का हो, तो ये सभी चीज़ें, या फिर करप्शन का हो, ह्यूमन डेवलपमेंट का हो, ये सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे जो हम डिफरेंट अदर टॉपिक में भी ये चीज़ें काम में आएंगी। तो इसको एक्सक्लूसिवली अब छत्तीसगढ़ टॉपिक मत समझिएगा। छत्तीसगढ़ के साथ हम जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट अदर क्वेश्चन में आप उसको आंसर कर पाएंगे। उसको इन जनरली समझना है, नॉट ओनली particularly from छत्तीसगढ़ पर्सपेक्टिव। तो मेन आर्ग्यूमेंट एंड सब्सटेंटिव पार्ट क्या है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का? तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेग्लेक्ट टू सेल्फ रिलायंस। तो छत्तीसगढ़ जो कि काफ़ी नेग्लेक्ट में था जब आपके मध्य प्रदेश के अधीन था, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ को स्टेटहुड मिला 2000 में, इन द ईयर 2000। तो एक आपका नेग्लेक्ट से किस तरीके से छत्तीसगढ़ जो है धीरे धीरे सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ रहा है वो जर्नी इसमें व्यक्त किया गया है। द कोर आर्ग्यूमेंट ट्रैक्स छत्तीसगढ़ जर्नी फ्रॉम बीइंग एन आइसोलेटेड पनिशमेंट पोस्टिंग। तो इसमें स्टार्ट किया है पनिशमेंट पोस्टिंग से कि ब्यूरोक्रेट्स को पनिशमेंट पोस्टिंग अगर कहीं देना होता था तो वो मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ रीजन में दिया जाता था कि जिस जगह में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसमें आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो पनिशमेंट पोस्टिंग होता था ऑफ रीजन ऑफ अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश टू अ पावर सरप्लस रिसोर्स रिच स्टेट। तो आज के समय पे जो एक पावर सरप्लस एंड रिसोर्स रिच स्टेट है, रिसोर्स रिच तो पहले भी था लेकिन अभी उसकी रिसोर्स को आपका एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। तो बेसिस ऑफ स्टेटहुड क्या था? तो इसका जो बेसिस था स्पेशली छत्तीसगढ़ का, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एलिनिएशन की वजह से छत्तीसगढ़ को स्टेटहुड मिला था। तो ये 2000 में ही आपके उत्तराखंड को स्टेटहुड मिला था फ्रॉम यूपी। तो उसका रीज़न ये था, एक आइडेंटिटी थी, पहाड़ी आइडेंटिटी, उसके बेसिस पे मिला था। प्लस यूपी का जो मेन सेंटर था उससे उत्तराखंड दूर था, तो इसीलिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम होती थी। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको आपके कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होती थी। और जो झारखंड था, झारखंड हाईली ट्राइबल, जो आपका मोटिवेटेड बाय ट्राइबल मूवमेंट, तो झारखंड में काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो इसीलिए बिहार के साथ जब था तो झारखंड का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा अंडर माइंड था, इसीलिए स्टेटहुड दिया गया। और छत्तीसगढ़ को स्टेटहुड दिया गया स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव एलिनिएशन की वजह से। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एलिनिएशन है वो झारखंड में या उत्तराखंड में भी देखने को मिला था, लेकिन जो कोर था छत्तीसगढ़ का वो एडमिनिस्ट्रेटिव एलिनिएशन था। और झारखंड का जो स्टेटहुड का मेन कॉज था वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एलिनिएशन नहीं था, ट्राइबल जो आइडेंटिटी थी वो थी।
तो अभी जब छत्तीसगढ़ आपके मध्य प्रदेश के अधीन था, तो मध्य प्रदेश का जो मेन कैपिटल आपका है भोपाल है, तो उससे ज्योग्राफिक डिस्टेंस जो था छत्तीसगढ़ का वो काफ़ी ज़्यादा था। तो इसीलिए क्या हुआ, बात के समय पे ये सभी चीज़ें कंसीडर करते हुए आपके छत्तीसगढ़ को स्टेटहुड प्रोवाइड कर दी गई। तो इकोनॉमिक अभी पैराडॉक्स एक देखने को मिलता है, वो आप देखिए छत्तीसगढ़ है या फिर झारखंड है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है ऑफ इंडिया, उसमें भी देखने को मिलता है कि रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्स एक अभिशाप की तरह काम कर रहा है। तो जो रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उससे कमाई भी हो रही है, लेकिन उस रिसोर्स का जो आपका बेनिफिट है, जो लोकल पॉपुलेशन को मिलना चाहिए, वो एग्जैक्टली नहीं मिल पा रहा है। तो उसी को इसमें कहा गया है रिसोर्स कर्ज, कि ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट जो है वो नहीं मिल रही है। जो आपके रिसोर्स रिच जगह जो है वहाँ पे जो पॉपुलेशन सदियों से रह रही है, उनका आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उनको ना उनकी जो पॉवर्टी वाली कंडीशन है ना वो इम्प्रूव हो रही है, ना हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है, ना एजुकेशन इम्प्रूव हो रहा है। और यही चीज़ें परसिस्टेंटली आपकी जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसको बढ़ावा दे रही है। तो वही चीज़ इसमें कही गई है कि जो आपका स्टेट है छत्तीसगढ़, उसमें मैसिव इकोनॉमिक स्ट्राइड्स देखा गया है, इंक्रीजिंग इट्स बजट बाय 2650% सिंस 2000। तो 2000 सन में जब छत्तीसगढ़ बना, तब से आज जो 2025 है, इसमें आपका इसका बजट जो है 2500 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर भी क्या है, आपकी स्ट्रगल कर रही है छत्तीसगढ़ इन मैटर्स ऑफ पॉवर्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का प्रॉब्लम तो है ही। तो अभी कोई भी क्वेश्चन हमें जब पूछा जाता है किसी भी एंगल से, तो सोशल डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से या फिर आपके ह्यूमन रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से, तो आपको पता ही है ये सभी चीज़ें हमें ज़रूरी होती है, जैसे पॉवर्टी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, और क्या प्रॉब्लम है इंसर्जेंसी का, ये सभी चीज़ें हो। एनवायरनमेंट वर्सेस इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, तो एक एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्रियल का इंडस्ट्रियल जो लॉबी है उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल लॉबी है वो जो रिसोर्स है, रिसोर्सेज को आपकी एक्सप्लॉइट करना चाहती है, उनको एक्सट्रैक्ट करके पैसे कमाना चाहती है। ऑन दी अदर हैंड, जब आपके अब छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट, झारखंड जैसे स्टेट जो काफ़ी आपके उसमें, या फिर मध्य प्रदेश जैसे स्टेट जिसमें काफ़ी आपकी फॉरेस्ट है, या फिर काफ़ी फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी रिसोर्सेस है, तो उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट का डैमेज जो है वो आपका उसमें एनवायरनमेंट को जो कॉस्ट है वो बियर करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, आपके एक तरफ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ माइनिंग, बिकॉज ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स, तो उनका आपका जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से जो सफरिंग है, बिकॉज जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है, सदियों से एनवायरनमेंट ही उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, तो वो एक प्रॉब्लम इसमें हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है विदाउट इकोलॉजिकल कंसिडरेशन अगर देखें, तो वो डेवलपमेंट जो है अनसस्टेनेबल है, वो आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या कर रही है, ना तो इन्वायरमेंट को इंक्लूड कर रही है, ना लोकल पॉपुलेशन को कम्प्लीटली इंक्लूड कर रही है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो फेल हो रहा है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हमें लोकल पॉपुलेशन एज वेल एज आपके जो लोकल पॉपुलेशन प्लस इंडस्ट्री दोनों को ही इंक्लूड करना ज़रूरी है। ओके, तो समझते हैं इसका जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो उसका हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है, तो उससे क्या है आपको चीज़ों को और बेटर समझने में आपको समझ में आएंगी। अर्ली 90s में देखें तो सीड ऑफ सेपरेशन बाय सोन बाय पंडित माधवराव सप्रे। तो जो पंडित माधवराव सप्रे जी थे उनके जो मैगजीन था छत्तीसगढ़ मित्र, तो उन्होंने लोकल आइडेंटिटी में फोकस किया था। तो जो भी हम देखते हैं ना आज के समय पे स्टेटहुड मिला इन 2000, तो उसका सीड कहीं ना कहीं वो जो एक लोकल आइडेंटिटी का जो सीड है जो आपका वो जर्मिनेट हुआ वो बहुत पहले ही हो जाता है। जैसे नागा इंसर्जेंसी हो या फिर नागा नेशनल आइडेंटिटी को लेके इसका जो सर्च है वो 19 में ही हम देख सकते हैं। 1927 में साइमन कमीशन के पास जाना, तो उस तरीके से क्या है डिफरेंट रीजन जो है, क्योंकि हम बहुत डाइवर्स नेशन है, तो डिफरेंट ग्रुप जो है वो अपना जो आइडेंटिटी है उसको असर्ट करना चाहती है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो उसका जो हिस्ट्री है थोड़ा पास्ट में ही रहेगा। तो इसीलिए अब हमें उनको 1900 से ट्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है।
फिर 1924 में अगर देखें तो फर्स्ट जो फॉर्मल डिमांड है उसको रेज किया गया था बाय बमन राव लखे एट रायपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मीटिंग कि छत्तीसगढ़ जो है वो सेपरेट होना चाहिए, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, डिस्टिंक्ट टेरिटरी होना चाहिए विद इन इंडिया। 1955 में फिर अगर देखें तो जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था ना, फजल अली कमीशन इन 1953, तो उसमें भी क्या है छत्तीसगढ़ को विद इन मध्य प्रदेश रखा गया था। तो ये बात भी जो आपकी छत्तीसगढ़ के पॉपुलेशन थे, जो लीडर्स थे, उनको मन में रिसेंटमेंट दिया था, डिससेटिस्फेक्शन दिया था। 1956 से लेके 1967 के अंदर अगर देखें तो आपके खूबचंद बघेल जो थे वो फ्रीडम फाइटर रहे। उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया था कि छत्तीसगढ़ एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। फिर 1900 में जो आपकी डिमांड है, पॉलिटिकल डिमांड, वो उसको और मोमेंटम मिला एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल लैंडस्केप में, क्योंकि 1990 से पहले पंजाब हो, हरियाणा हो, फिर आपका महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, इनको स्टेटहुड मिल चुका था। देन 1998 में जो बीजेपी लीडर थे गोपाल परमार जी, तो उन्होंने आपका सपोर्ट मांगा था, उन्होंने सपोर्ट गेन भी किया था और उन्होंने ये भी कहा था आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। कि 11 सांसद होंगे तो क्या होगा, उससे संसद में जो आवाज़ है वो उठाई जा सकेंगी इन फेवर ऑफ अ डिफरेंट स्टेट दैट इज़ छत्तीसगढ़। फिर नवंबर 1, 2000 में छत्तीसगढ़ जो है उसको स्टेटहुड का दर्जा या फिर स्टेटहुड ग्रांट कर दिया गया। तो ये रहा पूरा हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। तो अभी ध्यान रखिएगा, इसमें जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें इन चीज़ों का पूछा जाना बहुत हद तक लाजमी है, लेकिन जो डिफरेंट स्टेट पीसीएस है उसमें ये नहीं पूछा जाएगा। फिर भी हमें इससे एक आइडिया मिलता है कि हम डिफरेंट स्टेट पीसीएस का जो स्टेटहुड का जर्नी है उसको हम देखें अगर कुछ है तो। तीसरा हम देखते हैं चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू। तो जो छत्तीसगढ़ है उसमें आपके मल्टी फेसेटेड चैलेंजेस है जो रूटेड है इन ट्राइबल डेमोग्राफिक्स, रिसोर्स वेल्थ को लेके, और हिस्टोरिकल जो नेग्लेक्ट है। तो उसमें एक आपका सोशल चैलेंज में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई पॉवर्टी है डिस्पाइट ग्रोथ की, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। बजट में हमने देखा कि 2500% का बढ़ोतरी हुआ है इन लास्ट 25 ईयर्स, लेकिन फिर भी जो पॉवर्टी है इट इज़ हाई, पोर हेल्थ है, पोर एजुकेशन है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है वो सफ़र कर रही है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू माइनिंग के वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये लीड कर रहा है कि किसको, लॉस ऑफ लाइवलीहुड को, एंड कल्चरल इरोजन भी हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर हम इसमें देखें तो इकोनॉमिक चैलेंजेस में ओवर रिलायंस है माइनिंग के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, जबकि आपके छत्तीसगढ़ में आपके टूरिज़्म भी प्रमोट किया जा सकता है, ऑर्गेनिक आपकी जो कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर है, उसको प्रमोट किया जा सकता है, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट किया जा सकता है। सो दिस शॉर्ट ऑफ थिंग्स नीड टू बी प्रमोटेड। पॉलिटिकल चैलेंज अगर देखें तो माओइस्ट इंसर्जेंसी जो है ट्राइबल एरिया में वो क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ एलिनिएशन, तो एक्सप्लॉयटेशन एंड अफेक्टिंग गवर्नेंस एंड इलेक्शन। तो इसीलिए गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो बेटर गवर्नेंस को इंश्योर करना ज़रूरी है इन छत्तीसगढ़। एनवायरमेंटल चैलेंज में अगर देखें तो रैपिड जो माइनिंग है, माइनिंग के वजह से जो आपके एयर पॉल्यूट हो रहा है वो भी एक हम इसमें प्रॉब्लम देख सकते हैं। जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है, रिवर्स जो है वो कंटामिनेट हो रही है, और अगर आपके ग्राउंड वाटर हो या फिर रिवर हो, ये इनके ऊपर ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी डिपेंडेंट रहती है। तो उससे क्या है, एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है। सिक्योरिटी चैलेंज में अगर देखें तो इन सभी चैलेंजेस की वजह से माओइज्म, नक्सलिज्म का सर्ज हुआ, जो आपका एक डिसरप्टिव एनवायरनमेंट बना रहा है, जिसको टैकल करना काफ़ी ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस अगर देखें तो इसमें जो बैड गवर्नेंस का बात है वो मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है। बाकी देखिए जो की टर्म्स है उनको एक्सप्लेन किया गया है। स्टेटहुड क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू स्टेट। माओइज्म, नक्सलिज्म क्या है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आया है, जो इंस्पायर्ड है बाय माओ ज़ेडुंग, जो चाइना के लीडर रहे हैं, जिन्होंने चाइनीज़ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन किया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जो फार्मर्स को क्या आपके गारंटेड प्राइस दी जाती है फॉर देयर क्रॉप। बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है, जो आपके एक पर्टिकुलर जो थ्रेशोल्ड है उसके नीचे रहते हैं।
डिसेंट्रलाइज पैडी प्रोक्योरमेंट क्या है? तो एमएसपी के तहत जो आपकी डिफरेंट जो एजेंसी होती है गवर्नमेंट की, वो आपकी जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है या फिर नाफेड है, ये जो प्रोक्योरमेंट करती है इस एमएसपी में, उसी को कहा गया है डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑलरेडी बताया, फजल अली कमीशन था, जिसको स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे या फिर डिफरेंट अदर बेसिस पे बनना है या नहीं, उसका सजेशन देने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए बनाया गया था इन 1953। तो ये पूछा जाता है। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के आपके ग्रीन सिग्नल के बाद ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 भी बनाया गया। फिर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, तो ये छत्तीसगढ़ का एक लॉ है, जैसे हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी है एक्ट है, लाइकवाइज। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 13 में बनाया गया, इसको 12 में बनाया गया। मतलब न्यूट्रिशन और फूड का क्या दिया जा रहा है, लोगों को लीगल राइट मिल रहा है। तो ये राइट बेस्ड अप्रोच से हम इसको देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हर आपके पॉइंट में हम क्वेश्चन फेस कर सकते हैं एग्जाम में। वे फॉरवर्ड क्या है? सिंपली जो प्रॉब्लम है सोशल में, एजुकेशन क्वालिटी स्किल प्रोग्राम एसेट्रा को बढ़ाना है, इम्प्लीमेंट करना है पेसा को। पेसा मतलब एक एक्ट है, पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट ऑफ 1996, जिसके तहत क्या है, जो पंचायत है जिसको 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, उसको एम्पावर्ड तरीके से ट्राइबल एरिया में इम्प्लीमेंट करना है। इकोनॉमी में अगर देखें तो डाइवर्सिफाई करना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बियॉन्ड माइनिंग, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, फॉरेस्ट रिसोर्स को आपके ट्राइबल पॉपुलेशन के एम्पावरमेंट के लिए बढ़ावा देना है। एनवायरमेंटल का अगर देखें तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना है। देन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो मल्टी लेयर्ड जो स्ट्रैटेजी है वो लेनी ज़रूरी है, ताकि हम माओइस्ट इंसर्जेंसी से देश को प्रोटेक्ट कर सके। पॉलिटिकली देखें तो जो लोकल बॉडीज है, जो मैंने इसमें पेशा में कहा, उसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। और ओवरऑल हमें जो विकसित भारत का गोल है बाई 2047, उसको अचीव करने के लिए हर स्टेट को डेवलप करना ज़रूरी रहेगा। देखते हैं अगला आर्टिकल, वाई द इकोनॉमी नीड्स 4% इन्फ्लेशन। तो क्या ज़रूरत है कि एक इकोनॉमी में, अभी देखिएगा इन्फ्लेशन जो है या फिर आपका डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा, इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं है। तो ये जो 4% का थ्रेशहोल्ड रखा गया है, +-2 है कि आपका अगर इन्फ्लेशन नीचे गिरता है तो 2% से नीचे नहीं गिरना है, और अगर हाई होता है तो 6 से ऊपर नहीं जाना है। मतलब इसके अंदर जो है वो आपका बैलेंस्ड है। ओके, 4 से नीचे गया तो कंसर्न की बात है, उसको ठीक करना है, 4 तक लाना है। 4 से ऊपर गया तो वो भी कंसर्न की बात है, उसको ठीक करना है। तो अभी ऐसा है कि 4% का जो वाई दी इकोनॉमी नीड 4% इन्फ्लेशन, या फिर ऐसे समझ ले कि इन्फ्लेशन हमें चाहिए ही क्यों। ओके, तो इन्फ्लेशन होता क्या है? तो वैसे की टर्म्स को थोड़ा बहुत समझते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या है? जनरल राइज इन प्राइस लेवल। तो प्राइस में जब बढ़ोतरी देखने को मिलती है उसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। तो हमारे देश में इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के ज़रिए और होलसेल प्राइस इंडेक्स के ज़रिए, जिसमें आपकी फूड बास्केट में आपके फूड बास्केट रखी जाती है, उसमें डिफरेंट चीज़ों को जो लोग कंज्यूम करते हैं तो उसका प्राइस बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, लोगों के लिविंग के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, वो देखा जाता है। तो डिफ्लेशन क्या है? नेगेटिव इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन कम होना। डिस्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन मतलब जैसे अब 4% देखा ना हमने, जो रेट है उससे अगर बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है? 4% से अगर घट रहा है। और डिस्फ्लेशन क्या है? स्लोइंग इन्फ्लेशन रेट, नॉट नेसेसरीली नेगेटिव, दैट इज फ्रॉम 6 to 2%। तो इसमें क्या है? डिस्प्लेशन में आपका जब धीमा, स्लोइंग जो रेट में इन्फ्लेशन जो है वो आपकी नेगेटिव या नेगेटिव में जाएगा। ओके, उसी को कहा गया है डिस्फ्लेशन। देन नॉमिनल GDP क्या होता है? तो अभी देश में हम GDP को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हर ईयर में, कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में देश ने कितने आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन किया है। तो GDP को अभी नॉमिनल प्राइस में और आपके क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइस में निकाला जाता है। तो नॉमिनल प्राइस या फिर मार्केट प्राइस में क्या होता है, आपके रियल GDP प्लस इन्फ्लेशन को पकड़ा जाता है। मतलब जो आपका पकड़ लीजिए कोई एक सामान का, एक मोबाइल फ़ोन का दाम 2010 में 10,000 था और 10,000 में 2 मोबाइल फ़ोन बनाई जाती थी। और अभी क्या है, तो 2 मोबाइल का कितना हो गया? 20,000 का GDP हो गया। लेकिन आज 2025 में एक मोबाइल बनाई जा रही है लेकिन उसका प्राइस है 20,000। तो इसमें हम नॉमिनल GDP हमें जो है बढ़ा हुआ जैसे दिखेगा,
बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन जो रियल जीडीपी है वो घटा है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया है। तो उसी को कहा जाता है रियल और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में आपका क्या होता है, या फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस में इन्फ्लेशन को माइनस किया जाता है, सॉरी नॉट मार्केट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस में। और नॉमिनल जो प्राइस है या फिर मार्केट प्राइस है उसमें इन्फ्लेशन को जोड़ा जाता है। ओके तो ये सभी चीज़ें हमने देख ली। तो हमारे देश में जो आपकी इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन है उसको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई का एक 6 मेंबर बॉडी है जिसको हम मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, जो क्या करती है, रेपो रेट को डिसाइड करती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो जब देश में आपका क्या है इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ता है तो टाइट मॉनिटरी पॉलिसी लेती है ताकि लोगों के पास क्या हो, पैसे की अवेलेबिलिटी कम हो। तो जब कम होंगे तो लोग कम परचेस करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। जब डिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन माइनस में जाता है, 2% में आ जाता है, तो आरबीआई इजी मॉनिटरी पॉलिसी लेती है, इजी लोन देना, चीप लोन देना, चीप रेट में ईएमआई प्राप्त होना। तो उससे क्या है, लोगों की कंजम्पशन की टेंडेंसीज बढ़ती है, और जब टेंडेंसीज कंजम्पशन की बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड जनरेट होगा, और जब डिमांड जनरेट होगा तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन हाउसेस है वो प्रोडक्शन करने लगेंगी। जब प्रोडक्शन हाउसेस प्रोडक्शन करने लगेंगी तो उनको लोगों को हायर करना होगा, वर्कर्स को जॉब देने होंगे। तब जॉब मिलेगा वर्कर्स को तो उससे उनकी कमाई आएंगी उनके हाथ में, और वो मार्केट में क्या करेगा, जो एग्रीगेट डिमांड है उसको बढ़ाएगा। ओके तो ध्यान रखिएगा। रेपो रेट क्या है पूछा जा सकता है, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। तो आरबीआई क्या करती है, जो बैंक को लेंड करती है रेपो रेट, उसी को कहा जाता है, जिस रेट में लेंड करती है उसी को कहा जाता है रेपो रेट। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, जब डिफ्लेशन होता है तो रेपो रेट को घटा दिया जाता है। और जो ये रेपो रेट होता है उसको बेसिस पॉइंट में घटाया जाता है। तो 1 बेसिस पॉइंट घटा मतलब आपका, या 100 बेसिस पॉइंट घटा मतलब 1% घटा, उस तरीके से। ओके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम है। फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो गवर्नमेंट का जो आपका एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू है वो जब आपका माइनस में रहेगा, कि रेवेन्यू कम है खर्चे ज़्यादा है, तो उसमें होगा फिस्कल डेफिसिट। ओके तो ये हमने की टर्मिनोलॉजीज को समझा। तो अभी हम समझते हैं कि क्यों 4% का इन्फ्लेशन ज़रूरी है। तो मैं इसको बिना देखे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि एक इकोनॉमी है, उसमें अगर आपका एक पर्टिकुलर लेवल तक इन्फ्लेशन अगर है तो उससे क्या होता है, देश में जो प्रोडक्शन होती है वो आपकी कांस्टेंट रहती है या फिर बढ़ती रहती है, और उससे लोगों को जॉब मिलते रहता है, लोगों की कमाई आती रहती है। लेकिन जब क्या होता है, चीज़ों की दाम कम हो जाती है। ओके तो जब चीज़ों की दाम कम होंगी तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो इंडस्ट्री है, जो सामान बना रही है, उसका अभी मार्केट में उसका प्राइस नहीं है, तो जो आपके प्रोड्यूसर्स है वो डिस्करेज हो जाएंगे, क्योंकि उनको बेटर प्राइस नहीं मिल रहा है। बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन उनकी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन है वो घट रही है, तो इसीलिए वो प्रोडक्शन को कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम हुआ तो वर्कर्स कम लगेगा, तो मार्केट में क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन डिस्करेज होगी और एम्प्लॉयमेंट भी डिस्करेज होगा। इसी चीज़ को हम अगर रूरल एरियाज़ में देखें तो हमारे जो फार्मर्स हैं, जो डिफरेंट चीज़ों की फार्मिंग करते हैं, वो चाहे आपके सीरियल्स हो, वेट हो, राइस हो, या फिर आपके फ्रूट्स हो, या फिर वेजिटेबल्स हो, तो अगर मार्केट में डिफ्लेशन है, जैसे मैंगो का अगर केजी 100 रुपये है, तो फार्मर्स क्या होंगे, एनकरेज रहेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक इन्फ्लेशन है, लेकिन अगर 1000 हो जाते हैं तो भी लोग नहीं खरीदेंगे, 100 है तो खरीदेंगे। मतलब ये 4% का इन्फ्लेशन है, समझ लीजिए 100 है तो। लेकिन जब ये 100 का जो किलो मैंगो है ये अगर 10-20 रुपये हो जाए तो फार्मर्स डिस्करेज हो जाएंगे, फार्मर्स का इनकम कम हो जाएगा। हर फार्मर्स का इनकम कम हो रहा है, हर इंडस्ट्री का इनकम कम हो रहा है, तो क्या होगा, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएंगी। और एम्प्लॉयमेंट अगर कम हुआ तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो लोग खर्च कैसे करेंगे, डिमांड कैसे जनरेट होगा। तो इसीलिए क्या है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम है, कम होने से भी प्रॉब्लम है। तो इन्फ्लेशन एक लेवल तक रहना काफ़ी ज़रूरी है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। तो इसीलिए फार्म लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा वो मैंने बताया, और फिर आपका एग्रीकल्चर एंगल क्या रहेगा वो मैंने आपको बताया। गवर्नमेंट का रोल अभी क्या है, गवर्नमेंट थर्ड प्लेयर है। तो जब आपका इन्फ्लेशन कम होके आपका डिफ्लेशन हो जाएगा मार्केट में, समझ लीजिए कि लोगों के पास कमाई कम है, लोगों का जॉब चला गया है, तो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है वो नहीं मिलेगा। और अगर टैक्स नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू नहीं आ रही है, जैसे आपके जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, ये कम हो जाएंगे।
क्योंकि कमाई कम हो रही है, तो उससे पब्लिक स्पेंडिंग में क्या होगा, हैम्पर होगा। तो अभी इस पूरे चीज़ को टैकल करने के लिए जो दायित्व है वो आरबीआई को दिया गया है। और हमारे देश में इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो था वो 2016 से लिया गया है, उससे पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं किया जाता था। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग बेटर आपका इंडिकेटर है। इन्फ्लेशन को अगर टारगेट कर लेते हैं तो ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका देश में अच्छा रहता है। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। और हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होना मतलब आपका प्रॉब्लम होगा, चीज़ों को परचेस नहीं कर पाएंगे। और डिफ्लेशन हुआ तो अभी कर पाएंगे, लेकिन कर पाने से भी क्या है, जो प्रोडक्शन हाउसेस है वो तो प्रोड्यूस नहीं करेगी, वो प्रोड्यूस को घटा देगी, प्रोडक्शन को घटा देगी, या फिर लोगों को फायर कर देगी। तो फायर कर देगी तो वेजेस नहीं रहेगा, तो वैसे प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो इसीलिए क्या है, ज़्यादा होना भी दिक्कत की बात है, कम होना भी दिक्कत की बात है। तो आई होप चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। तो बाकी चीज़ें आप ये जो भी जैसे द थ्रेट ऑफ डिजिटल ट्रेड क्राफ्ट इन टेररिज्म, तो ये सभी चीज़ें मैंने जैसे आपको ये टॉपिक बताया उसी तरीके से आपको इसको देखना है। ओके, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। आदिवासी होमलैंड फाइट ऑन, तो किस तरीके से जो आदिवासी है अपने होमलैंड के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, जंगल ज़मीन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको पढ़नी ज़रूरी है। जैसे झारखंड के बारे में अभी मैंने बताया था, ओके, छत्तीसगढ़ के बारे में अभी बताया था, वही चीज़ें इसमें क्या है हम देख सकते हैं। तो इसमें इसका हिस्ट्री देखें तो हम आपके बिरसा मुंडा जी के बारे में इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से पास्ट में एक्सप्लॉयटेशन चलता था। तो वो सभी चीज़ें क्या है, घूम फिर के एक ही चीज़ें आपको मिल रही है। बस क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है चीज़ों को, तभी बेटर आंसर लिख पाएंगे और प्रीलिम्स में आप बेटर एलिमिनेशन करके आंसर को आप टिक कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।